नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर सरस्वती कोचिंग क्लासेज तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूं संस्कृत विषय को लेकर। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी सूत्र और परिभाषा के बारे में। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमने इत संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इत संज्ञा कौन से सूत्रों से होती है, लोभ संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, सहायता संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में हमने चर्चा की। तो इत संज्ञा हमने 6 सूत्रों से बात की थी। 6 सूत्रों से होती है हलंत्यम, उपदेशे अजनुनासिक इत, चुटु लसकत्व दिते, स प्रत्यय से आदि री उड्व। ये 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है। लोभ संज्ञा विधायक सूत्र होता है अदर्शनम लोप है, जिससे लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, अदर्शनम लोप है। और तस्येत लोपो, ये लोप करता है। संहिता आदि रंते ना, संहिता इस सूत्र से होती है जो हमारी पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था। अब आगे बात करते हैं संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा, इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, किन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है? तो हमारे सामने एक सूत्र है हलो अंतरा संयोग। सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग। हलो अंतरा संयोग क्या सूत्र है? हलो अंतरा संयोग है। ये क्या कहता है? हल, हल किसे कहते हैं दोस्तों? हल कहते हैं व्यंजन को। किसे कहते हैं? व्यंजन को। सारे व्यंजन हल होते हैं, जिन्हें हल कहा जाता है संस्कृत में हल, और वैसे व्यंजन। हलो अंतरा संयोग है, ये कहता है कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर वर्ण न हो तो उन व्यंजन वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में अगर स्वर नहीं है तो उन व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे हम बात करते हैं सरस्वती। सरस्वती कोचिंग क्लासेस की क्लास में आप पढ़ रहे हो, उसी पे बात कर लेते हैं सरस्वती। अब इनको अगर हम इसका विभाजन करें तो स र स व और ई। स ऐसे स बना, र ऐसे र बना। स के बाद कोई स्वर नहीं है तो यादा स है। व के बाद अ है तो ये व बन गया। त के बाद ई तो बन गया सरस्वती। सूत्र क्या कहता है? हलो अनंतरा संयोग। ऐसे हल अर्थात ऐसे दो व्यंजन वर्ण या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच स्वर नहीं हो, अर्थात कोई मात्रा नहीं हो, स्वर नहीं हो, उन व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो हमें यहां ढूंढना है ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो स और र व्यंजन है, लेकिन इनके बीच में कौन सा स्वर आ रहा है? ए आ रहा है। र और स ये दो व्यंजन वर्ण है, लेकिन इनके बीच में भी कौन सा स्वर आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है। तो ये दो नहीं बनेंगे, संयोग संज्ञा इन दोनों की नहीं होगी। लेकिन जो स और व, ध्यान से देखना, स और वह दोनों व्यंजन है। सूत्र क्या कहता है? दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, उनके बीच कोई भी स्वर नहीं आए। तो स और वह के बीच कोई स्वर है क्या? अर्थात नहीं है। तो इन दोनों वर्णों की स और वह की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। हमारा जो सूत्र कहता है वो परिभाषित करते हैं उस सूत्र को कि दो या दो से अधिक
व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, उन व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहां अगर पूछ लिया जाए सरस्वती ही इति शब्देन संयोग संज्ञा वर्ण है, किन किन वर्णों की इसमें संयोग संज्ञा हो रही है, या सरस्वती इस शब्द में संयोग संज्ञा हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसमें हो रही है। कहां हो रही है? स और व वर्ण की। कहां हो रही है? स और व वर्ण की। क्यों हो रही है? क्योंकि इन दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए स और व दोनों व्यंजन है, बीच में स्वर नहीं है, तो इनकी स्वर संयोग संज्ञा हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इंद्र। क्या है? इंद्र है। इसको अलग अलग करते हैं, ई न द र और अह। क्या बन गया? वर्ण विच्छेद करने के बाद शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो ई न आधा है, हलंत है, द हलंत है, र हलंत है, उसके बाद अह, ए के बाद विसर्ग है, तो अह। अब यहां ध्यान से देखने की बात है कि इनमें कौन से वर्ण संयोग संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ पे ई और न तो है नहीं, क्योंकि ई तो स्वर है, न व्यंजन, इन दोनों के बीच नहीं हो रही है। या न और द के बीच कोई नहीं है, द और र के बीच कोई नहीं है, तो न द और जो र है ये कौन से संज्ञा वर्ण हो जाएंगे? संयोग संज्ञक वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? न द र, ये क्या हो जाएंगे? क्योंकि इनकी संयोग संज्ञा हो रही है। इंद्र में ये तीन है, न द और र, इनकी कौन सी संज्ञा हो रही है दोस्तों? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा हो रही है। कौन से सूत्र के द्वारा हो रही है? संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरा संयोग है। बोलो हलो अनंतरा संयोग है। हल व्यंजन, सूत्र को याद करते ही पूरी परिभाषाएं पूरा समझ में आ जाएगा। हल बोलते हैं व्यंजन को, अनंतरा इनके बीच में अगर कुछ नहीं है, स्वर नहीं है, तो संयोग हो जाता है, अर्थात संयोग संज्ञा हो जाती है, अर्थात ये आपस में मिल जाते हैं तो संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे शब्द प्रकाश, प र अ क आ श और अ, इनका वर्ण विच्छेद किया तो यहाँ प और र में क्या हो रही है दोस्तों? संयोग संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन दो वर्ण व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हलो अनंतरा संयोग, इस सूत्र से संयोग संज्ञा हो रही है। और हमारा ये आपको ध्यान रखना है, ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, हलो अनंतरा संयोग है। आगे की संज्ञा है जिसे बोलते हैं सहिता संज्ञा। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा किसे कहते हैं? कौन सा इसका विधायक सूत्र है जो संहिता संज्ञा करता है? सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, इसका अर्थ क्या होता है? इसकी वृत्ति क्या है? वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वृत्ति क्या है? वर्णानाम अतिसहित अतिसहित सन्निधि संहिता संज्ञा वर्णानाम अतिसहितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। सन्निधिः संहिता संज्ञः
संज्ञा संज्ञा स्यात्, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधा सन्निधि सहिता संज्ञा स्यात्। अर्थ क्या हो गया? वर्णानाम अतिशयिता, वर्णों की अत्यधिक सन्निधि यानी निकटता सहिता संज्ञा स्यात्, सहिता संज्ञा कहलाती है। अर्थ क्या हो गया? वर्णों की अत्यधिक निकटता सहिता संज्ञा कहलाती है। यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता, नजदीकता, दो वर्णों की बहुत ही नजदीकता सहिता संज्ञा कहलाती है। संहिता को एक और कहते हैं, संहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि। क्या नाम है? संधि। संहिता को क्या भी कहा जा सकता है? संधि भी कहते हैं। संहिता का ही दूसरा नाम है संधि। तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों की अत्यधिक निकटता, नजदीकता संहिता संज्ञा कहलाती है। कैसे? जैसे हमारा जहां संधि होती है वहां कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। जैसे है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो आ, विद्या का आ और आलय का आ, दोनों की निकटता क्या कहलाती है? संधि संज्ञा या संहिता संज्ञा। नमः प्लस ते, श और त, इन दोनों की क्या है? संहिता संज्ञा हो रही है। क्या हो रही है? रमा प्लस ईस, आ और ई, इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो रही है दोस्तों? संहिता संज्ञा। कौन सी हो रही है? संहिता संज्ञा हो रही है। जहां संधि होती है वहां कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। और संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। सन्निकर्ष यानी निकटता, वर्णों की अत्यधिक जो निकटता है वो संहिता संज्ञा कहलाती है। निकटता या नजदीकी, जिसे नजदीकी कहते हैं। जितने नजदीक वर्ण होंगे, जैसे उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, वैसे उनकी नजदीकी देखना है। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न समान है, उच्चारण स्थान समान है, तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। आप ये याद रखो, जहां संधि जिन वर्णों में हो रही है उन वर्णों में हमेशा संहिता संज्ञा होती है, अर्थात संधि संज्ञा, इसे संधि भी कहते हैं। तो ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र था, परः सन्निकर्ष संहिता। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो है स्वर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा? स्वर्ण संज्ञा। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कैसे काम करता है? तो वह है सूत्र है तुल्यास्य, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। किसका है? स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। तुल्यास्य, तुल्य, अस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा स्वर्ण संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति है तालवादी, तालवादी स्थानम
आभ्यंतर प्रयत्नम यस्य येन तुल्यम तन्मिथम स्वर्ण संज्ञ स्वर्ण संज्ञ। इसका अर्थ क्या है? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम च इति द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथम स्वर्ण संज्ञ स्यात्। ये कहता है कि तालवादि तालु आदि स्थानम उच्चारण स्थान, ये क्या कहता है कि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये कह रहा है तालु आदि उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न च इति द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः है। तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों के समान है, उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान है, उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। जैसे त और थ है, त और थ है, तो इनके उच्चारण स्थान कौन से हैं दोनों के? त और थ के दोनों के समान है, कौन सा है? लृतुल सानाम दंता, लृतुल सानाम दंता, अर्थात त और थ दोनों के उच्चारण स्थान कौन से हैं? दंत। कौन सा है? दंत। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। कौन सा है? क्योंकि कै से लेकर म तक स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कौन सा? स्पृष्टम स्पर्शानाम, स्पृष्टम स्पर्शानाम, सूत्र हमने देखा था। स्पृष्टम स्पर्शानाम यानी स्पर्श जो व्यंजन होते हैं कै से लेकर म तक होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और उन स्पर्श का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्टम, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आप उन पिछली कक्षाओं को हमारे चैनल पर देख सकते हो। और जो हमने प्रयत्न की कक्षा पढ़ी थी, प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो होते हैं, उसमें आप ये बात देख सकते हो कि स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कैसे लेकर म तक वर्णों का होता है। और कैसे लेकर म तक वर्णों को उदित वर्णा भी कहते हैं। कु, चु, टू, तू और पु। कु, चु, टू, तू, पु एते उदिता, इन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? उदित वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं दोस्तों? कु, चु, टू, तू, पु एते उदिता। इसके बारे में प्रश्न भी आता है कि कु, चु, टू, तू, पु एते किम, तो ये क्या है? उदिता है। तो यम वर्ण है या उदित वर्ण है या अंतस्थ वर्ण है या उष्म वर्ण है? तो ये कौन से वर्ण है? स्पर्श व्यंजन भी है कैसे लेकर म तक। और कु, चु, टू, तू, पु एते उदिता, इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों के समान होते हैं, उन दो वर्णों की स्वर्ण संज्ञा
होती है। जैसे आपको पता है इसका जो आभ्यंतर दोनों की हमने बात की थी, त और थ की दांत से उच्चारण होता है, दंता इनका उच्चारण स्थान है, और प्रयत्न कौन सा है, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, स्पृष्टम। ये स्पृष्ट होने के कारण यहाँ पे इनकी स्वर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि उच्चारण स्थान भी समान है दोनों के वर्णों के, और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। तो जहां उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं जिन दो वर्णों के, तो उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। कौन सा सूत्र करता है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। अब बात करते हैं हम उदात्त संज्ञा, किसकी, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र की, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। दोस्तों हमने उदात्त संज्ञा के बारे में पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर इस चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं कि उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है और किन वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। तो इसका सूत्र क्या है, उच्चैः रुदातः, उच्चैः रुदातः। सूत्र क्या है, उच्चैः उदातः, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्चैः उदातः, उच्चैः उदातः। उच्चैः यानी जोर से या ऊर्ध्व स्वर से, उदात्त अर्थात इसका अर्थ हो गया तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग से जो निकला गया स्वर है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व भाग से निकले अच, अच बोलते हैं स्वर को, किसको बोलते हैं, स्वर, अच होते हैं स्वर, अच की उदात्त संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग से निकले अच यानी स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, जिनको जिन स्वरों को बोलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। हमने एक दिन देखा था, ये जो तालु है ये उसका ऊर्ध्व भाग है, कौन सा भाग है, ऊर्ध्व भाग, और ये है नीचे का भाग, और ये मध्य का भाग है, ये कौन सा भाग है, मध्य का भाग है। तो तालवादी स्थानों के ऊर्ध्व भाग से जो अच निकलते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से निकले अच अर्थात स्वर की उदात्त संज्ञा होती है, आ, ई, उ। अब दूसरा है अनुदात्त संज्ञा, कौन सी, ये तो होगी उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, दूसरा है अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। अनुदात्त संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, तो वो है नीचैर अनुदात, नीचैर अनुदात। ये कहता है कि तालवादी उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से निकले अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। क्या कहता है, तालवादी
उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से निकले अच यानी स्वर की अनुदात संज्ञा होती है। यानी तालुवादी उच्चारण स्थान कहे गए हैं 8, उनके नीचे के भाग से निकले अच स्वर की अनुदात संज्ञा होती है। तो ये उद भाग है, ये उदात, तो नीचे का भाग है वो है अनुदात। नीचे का भाग कौन सा है? तालु आदि का जो नीचे का भाग है, वहां से अगर कोई स्वर निकलता है उसकी अनुदात संज्ञा होती है। उदात, अनुदात और स्वरित ये स्वरों की संज्ञा है दोस्तों। तो अनुदात संज्ञा, अब जैसे हमने देख लिया नीचे के स्वर, जैसे अ, ई, उ, री। अब एक ये ध्यान रखना, अनुदात संज्ञक जो शब्द वर्ण होते हैं उनके नीचे आडी रेखा लगाई जाती है। ये इनका चिन्ह है, अनुदात का चिन्ह कहा जाता है, इसे पहचान कही जाती है। जो अनुदात संज्ञक वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, उनके नीचे आडी रेखा खींची जाती है, लगाई जाती है, जिससे उनकी पहचान हो जाती है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, उदात, अनुदात और जो स्वरित है ये वेदों में काम में लिए जाते हैं। जो अनुदात और स्वरित है, जो चिन्ह है, ये वैदिक चिन्ह है, वेदों में काम में लिए जाते हैं। तो इनके नीचे आडी रेखा का प्रयोग किया जाता है पहचान के लिए। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके नीचे से भाग से निकले हुए अच स्वर की अनुदात संज्ञा होती है, जैसे अ, ई, उ, री। अब जो तीसरी संज्ञा है स्वर वाली, वो है स्वरित संज्ञा। कौन सी है? स्वरित संज्ञा। कौन सी है? स्वरित संज्ञा। विधायक सूत्र स्वरित संज्ञा। इसका सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहार स्वरितः। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है दोस्तों? समाहार स्वरितः। समाहार स्वरितः। ये क्या कहता है कि उदात और अनुदात वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हो, उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। उदात और अनुदात वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हो, उस अच की अच यानी स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। उस स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा होती है। यानी जिस वर्ण को उच्चारण करने में उदात और अनुदात दोनों के वर्ण धर्म, दोनों वर्णों के धर्म अगर सम्मिलित हो, यानी कहने का तात्पर्य है जिस स्वर का मध्य से उच्चारण किया जाएगा उसकी स्वरित संज्ञा होती है। ना वो उदात में है ना अनुदात में है, बीच से मध्य भाग से, तालु आदि स्थानों के जो मध्य भाग है उससे उच्चारित जो अच है यानी स्वर है, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। जैसे अ, ई, उ। अब इसकी पहचान के लिए
खड़ी रेखा, इसके ऊपर खड़ी रेखा खींच दी जाती है, जिससे इनकी पहचान हो जाती है। अ ई उ, ये जो स्वरित है तो इनकी पहचान क्या है? इन्हीं वर्णों के, स्वर वर्णों के अक्षरों के ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है, जिससे इनकी पहचान होती है, जो वेदों में होती है। तो ये हो गए स्वरों की, जो है स्वरों की संज्ञाएं 3 सूत्रों के द्वारा होती है। वह होता उच्चैर उदात्त, स्वरों की संज्ञा एक तो उच्चैर उदात्त, उच्चैर रुदातः, नीचैर अनुदातः, स्वरितः समाहार, स्वरितः। ये तीनों जो है ये उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, ये अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, और ये स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र। तो ये उदात्त संज्ञा करने वाला है उच्चैर उदात्तः, अनुदात्त संज्ञा नीचैर अनुदात्तः, स्वरित संज्ञा समाहार स्वरित है। तो ये तीनों स्वरों की संज्ञाएं करते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी नहीं। अनुदात्त के स्वरों के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, और समाहार स्वरित के लिए खड़ी रेखा का प्रयोग पहचान के लिए किया जाता है। तो इससे आगे चलते हैं हम, तो हमारी संज्ञा आती है आम्रेडित संज्ञा। कौन सी संज्ञा? आम्रेडित संज्ञा। आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र। आम्रेडित संज्ञा किन वर्णों की होती है, कैसे होती है, कौन सा सूत्र काम करता है? तो सूत्र तस्य परमाम्रेडितम। सूत्र कौन सा है? तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम, जो आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। तस्य परमाम्रेडितम, ये कौन सी संज्ञा करता है? आम्रेडित। तस्य परमाम्रेडितम, आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। कहाँ होती है आम्रेडित संज्ञा? कहाँ होती है? आम्रेडित संज्ञा वहां होती है जहां 2 बार किसी शब्द को, उसका 2 बार उच्चारण किया जाता है। किसी शब्द का जहां 2 बार उच्चारण किया जाता है, 2 बार कहने पर जो बाद वाला शब्द होता है, उसमें कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? आम्रेडित संज्ञा। जैसे अधः अधः, अधः अधः, यहां अधः को 2 बार कहा गया, लिखा गया है, बोला गया अधः अधः। जो बाद वाला जो अधः शब्द है, पद है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? आम्रेडित संज्ञा। आम्रेडित संज्ञा 2 बार कहने पर बाद वाले शब्द की होती है। जैसे लिखा गया नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, स्नई स्नई, धीरे धीरे। तो यहां जो पीछे वाला जो शब्द है, जैसे स्नई स्नई, तो बाद वाला जो शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्नई स्नई इति पदे आम्रेडित संज्ञा शब्द अस्ति। आम्रेडित संज्ञा शब्द है स्नेह स्नेह में, तो पहला आपको ये कौन सा है? जो बाद वाला जो शब्द है वो स्नेह, जो बाद वाला आम्रेडित संज्ञा शब्द है वो बाद वाला होता है। प्रथम स्नेह,
या द्वितीय, ब में पूछ लिया जाए, सॉरी ब द्वितीय, स्नेही शब्द, उभो यानी दोनों ही स्ने लिखे हुए हैं, और द में लिख दे कोपी नास्ति, कोपी नास्ति, द में कोपी नास्ति, ए में प्रथम स्नेही का लिखा हुआ है, ये जो पहला है, दूसरे में दूसरे, ब में द्वितीय स्नेही, स में ये बोल रहा है कि ये दोनों ही आम्रजित शब्द है, और द में कोपी नास्ति, इनमें से कोई भी आम्रजित शब्द नहीं है, तो हमारा उत्तर वहां ब सही होगा, न कि स। वो दोनों नहीं है दोस्तों। आम्रजित संज्ञा दो बार कहने या बोले जाने पर जो बाद वाला शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? आम्रजित संज्ञा होती है। एक आता है विभाषा संज्ञा, परम आम्रजित हमने पढ़ लिया। अब आता है विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र। विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र। विभाषा संज्ञा कहां होती है और कौन सा शब्द सूत्र करता है? न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। सूत्र क्या है? न वेति विभाषा, न वा इति। न वेति का क्या हो जाएगा? न वा इति विभाषा। इन सूत्र को अलग किया, इसका विच्छेद किया। न वा इति विभाषा, न वा इति न वेति विभाषा। न यानी नहीं, न का अर्थ क्या होता है? नहीं। वा का अर्थ होता है अथवा। इति विभाषा अर्थात जहां निषेध नहीं यानी निषेध, अथवा यानी विकल्प, जहां निषेध और विकल्प मिलते हैं वहां हमेशा विभाषा संज्ञा होती है। जहां निषेध हो, किसी निषेध या विकल्प हो, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? विभाषा संज्ञा, यानी निषेध और विकल्प की ही विभाषा संज्ञा होती है। निषेध और विकल्प की, निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। निषेध और विकल्प की कौन सी संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, और जो हमने संज्ञा सूत्रों के बारे में चर्चा की वो आपको ठीक से समझ में आया होगा। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल की कक्षा में इससे आगे के जो संज्ञा विधायक सूत्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।